डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट बेटा हेडिंग लो ID, ठीक है। लिखो इट इज द करंट प्रोड्यूस्ड बाय, हाँ डिस्प्लेसमेंट करंट हेडिंग डालो बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बेटा ID, डी छोटा में, डिस्प्लेसमेंट करंट I उसके बाद D, हाँ ID डिस्प्लेसमेंट करंट, कोई बात नहीं ठीक है, बोल तो दिया। इट इज द टाइम वेरिंग, इट इज द करेंट प्रोड्यूस्ड बाय, it is the current produced by a time varying electric flux, time varying electric flux, it is the current produced by a time varying electric flux in space, it is the current produced by a time varying electric flux in space, time varying electric flux in space, time varying electric flux in space, ठीक है बेटा। it is the current produced by a time varying electric flux in space। सुनो बेटा, जैसे मैंने आपको मैक्सवेल के बारे में बताया था, तो बेटा मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशन को स्टडी किया, ठीक है बेटा। तो उसमें एक इक्वेशन होता था एम्पियर सर्किटल लॉ का, बेटा एक इक्वेशन होता था एम्पियर सर्किटल लॉ का। बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ का इक्वेशन कितने लोग को मालूम है? एम्पियर सर्किटल लॉ का इक्वेशन होता है B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I इन, पता है ना, म्यू नॉट I, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I। बेटा ये एम्पियर सर्किटल लॉ का इक्वेशन होता है। तो जब मैक्सवेल थे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और एक्सपेरिमेंट करने के केस में उन्होंने एक कैपेसिटर लिया था, और बेटा कैपेसिटर लेने के बाद एक ऐसे इसको बैटरी से जोड़ दिया था। तो बेटा इसमें करंट मान लो जा रहा है I, ध्यान से देखना इसको, इसमें करंट जा रहा है I मान लो। तो बेटा इन्होंने एक यहाँ पे लूप लिया, एम्पीरियन लूप लिया। तो एम्पीरियन लूप का उन्होंने B डॉट DL निकाला, तो किसके इक्वल आएगा? म्यू नॉट I के इक्वल आएगा। बेटा B डॉट DL क्या होता है? एक आप एम्पीरियन लूप लेते हैं, उसका B के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेटा ये एम्पीरियन लूप है, इसके साथ मैंने B डॉट DL निकाला, वो म्यू नॉट I के इक्वल हुआ। I कौन सा करंट होता है? जो इस प्लेट को पेनिट्रेट करते हुए जा रहा है। बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि B डॉट DL, बेटा इसी को कहते हैं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड द करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। डेफिनेशन ये पुराने चौथे चैप्टर का है, ठीक है बेटा। तो इन्होंने क्या पाया कि अगर मैं इस तरह से एक एम्पीरियन लूप लूं, तो इधर वाले फंक्शन में जो I है ये वो करंट है जो इस लूप को पेनिट्रेट करके जाता है ना, इस लूप के सरफेस को पेनिट्रेट करके जाता है। तो इन्होंने बोला कि अगर इस लूप के सरफेस को मैं स्ट्रेच करके कैपेसिटर से पास करा दूं, सेम लूप है, एक बार सरफेस बिल्कुल फ्लैट लिया और एक बार सरफेस मैंने उसका जो सरफेस बीच वाला था उसको इस कैपेसिटर से ऐसे पास करा दिया। तो बेटा जब सरफेस सेम है तो पहले जितना B डॉट DL था बाद में उतना ही B डॉट DL रहना, क्योंकि B डॉट DL बेटा ये डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस के साथ, लाइन के साथ। तो पहले जितना B डॉट DL था पहले वाले केस में, दूसरे क्लास केस में उतना ही होना चाहिए, क्योंकि बेटा ये इंटीग्रेशन किया गया है इसके ऊपर। लेकिन बेटा अब इस केस में जो करंट इसके सरफेस को पेनिट्रेट करके जा रहा है वो जीरो है, क्योंकि बेटा कैपेसिटर के बीच में कोई करंट नहीं है, जीरो करंट है ना, यहां पे करंट जीरो है। तो बेटा अब इन्होंने दिमाग लगाया मैक्सवेल ने कि ये इक्वेशन गलत है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? गलत है। और इसीलिए बोल रहा मैक्सवेल ने खोज किया था कि एम्पियर सर्किटल लॉ कंप्लीट नहीं है, इनकंसिस्टेंस है। इनकंसिस्टेंस से कैसे बोला उन्होंने कि एक लूप लिया, उसमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया, उसका LHS मैंने देखा, फिर उसका मैंने RHS देखा, सेटिस्फाई हो रहा था। RHS में जो I था ये वो करंट था जो उस लूप के सरफेस को पेनिट्रेट करके जा रहा था। तो जब मैंने सरफेस ऐसा बना दिया तो अब कोई भी करंट इसको पेनिट्रेट करके नहीं जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये I जीरो हो गया, लेकिन ये तो जीरो नहीं हुआ।
तो इसका मतलब एम्पीरियन सर्किटल लॉ क्या है, गलत है। तो बेटा ये जो मैक्सवेल थे इन्होंने एम्पीरियर सर्किटल लॉ को इनकंसिस्टेंट बताया था, इनकंसिस्टेंट इन्होंने बताया था, इनकंसिस्टेंट। तो दुनिया ने पूछा कि अच्छा बहुत तेज बन रहे हो, अपने बता दो इसका सोल्यूशन, तो बता दिया। उन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद बेटा कैसे निकला उस पर भी जा सकते हैं, लेकिन अभी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का क्वालिटेटिव एनालिसिस हमारे सिलेबस में है, फुल एक्सप्लेनेशन नहीं। तो इन्होंने बेटा फिर करेक्शन किया एम्पीरियन सर्किटल लॉ में, करेक्शन किया, ठीक है ना। तो बेटा इसका नाम हो गया मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। बेटा इसका नाम चेंज हो गया मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि आप जो बात करो ना कि यहां पे कोई करंट पास नहीं करता, यहां भी एक करंट पास करता है और ये वो करंट है जो हवा में बनता है। तो उन्होंने बोला वो करंट हवा में कैसे बनेगा, तो उन्होंने एग्जांपल दिया ये करंट हवा में बनेगा जब एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करेगा। तो बेटा याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, गॉस लॉ मालूम है सबको, गॉस लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, पता है ना, या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा क्यू क्या होता है, अंदर वाला करंट होता है, याद रखने के लिए बता रहा हूं, फाई इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई। बताओ ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, ये बेटा फ्लक्स भी दो प्रकार का होता है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक। तो बेटा करंट कितना आएगा, करंट आएगा डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा डी फाई ई बाई डी टी। मैं ये ऐसे क्यों बता रहा हूं बेटा, मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख दूंगा, ये फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का। अगर मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख दूंगा आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप ऐसे याद कर लो कि गॉस लॉ में फाई बराबर क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को उधर भेज दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो बेटा डी क्यू बाई डी टी क्या आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा, डी फाई ई बाई डी टी। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है। तो मैक्सवेल ने बताया कि ये जो बी डॉट डी एल है ये एम्पियर ने गलत बताया था, ये जो बी डॉट डी एल है ये एम्पियर ने गलत बताया था, नीचे बी डॉट डी एल एम्पियर ने गलत बताया था। और इसका जो कंप्लीट फॉर्मूला है, इसका जो कंप्लीट फॉर्मूला है बेटा वो है म्यू नॉट इंटू आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला बताया, ठीक है ना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई डी फाई बाई डी टी। अभी नोट कर लो, फिर से एक बार इसको समझाता हूं, नोट कर लो बेटा। जो अभी आए आरुषि दीक्षा इधर देखो, मैं समझा रहा हूं, बाकी लोग नोट कर लो, बाकी आप लोग नोट बाद में कर लेना। दीक्षा देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है उसके बारे में बता रहा था। तो डिस्प्लेसमेंट करंट एक ऐसा करंट होता है, अरे इधर जल्दी आओ, जल्दी आओ, मैं बता रहा था। बेटा जल्दी सेटल डाउन हो जाओ, दीपांशु जल्दी, एक मिनट बेटा, बाकी लोग नोट करें, सब लोग नोट करें, बाकी लोग जो समझ चुके हो लिखो, जो अभी आए देखो इधर। बेटा अभी मैं ईएम वेव में बताया था आपको कि कुछ टॉपिक रह गया है, बताया था ना मैंने, कुछ टॉपिक रह गया है, उसमें एक छोटे छोटे टॉपिक है। एक टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसका क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें करना है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, तो बेटा स्पेस में, सुनो ध्यान से, ये ऐसा करंट होता है जो स्पेस में प्रोड्यूस होता है। स्पेस में मतलब हवा में प्रोड्यूस होता है। कब प्रोड्यूस होता है, जब उस स्पेस से एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करे। समझ में आया ना, ये किसने बताया था, मैक्सवेल ने, कि जब किसी स्पेस से बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करे तो बेटा उसमें एक स्पेस में करंट प्रोड्यूस होता है, उस करंट का नाम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो स्पेस में बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होने के कारण जो करंट बनता है उस करंट को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको स्टोरी बता रहा था कि कैसे ऐसा हुआ। तो मैक्सवेल जब स्टडी कर रहे थे बेटा, तो उन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ की स्टडी की। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को उन्होंने कमी बताया, उसमें कुछ मिस्टेक बताया। कैसे बताया तो मैं नीचे समझा रहा था, इधर देख लो, बाद में लिखना, जो अभी आए हैं बाद में लिखेंगे, जो है वो लिख ले जिनको समझा चुका हूं। इधर ध्यान से देखो, तो उन्होंने क्या किया बेटा, यहां पे एक लूप लिया। अभी वो इस वाले स्ट्रक्चर को मत देखो, अभी बस इसको देखो, जो भी रेड कलर से बना रहा है इसको देखो। तो बेटा इन्होंने एक लूप लिया और इस लूप के लिए
ये एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला लगाया। तो इस फॉर्मूले में जो इधर टर्म होता है वो इस सर्कल के ऊपर डिपेंड करता है जो मैंने रेड कलर से बनाया, और जो इधर टर्म होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है, आई इस बात पे डिपेंड कर रहा है, आई करंट होता है, वो कौन सा करंट होता है जो इसके सरफेस को पेनिट्रेट करके जाता है। मतलब ये जो लूप बना, लूप का सरफेस बना ना, तो आई करंट वो होता है जो इसके सरफेस को पेनिट्रेट करके जाए। तो बेटा उन्होंने बोला कि पहले वाले सिचुएशन में तो सही है, जब मैंने ऐसे करके एक सरफेस लिया, ऐसे करके लूप लिया, तो सही बात है, बी डॉट डीएल सेम आया, और आई करंट इसको पेनिट्रेट करके जा रहा है, ये आई करंट है इसको पेनिट्रेट करके जा रहा है, सही है। लेकिन इन्होंने बोला, इधर ध्यान दो खुशी, इन्होंने बोला कि दूसरे कंडीशन में मैं इस बीच वाले सरफेस को, समझ लो ये इलास्टिक है, इसको खींच के ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो अभी भी बी डॉट डीएल तो वही रहेगा, क्योंकि वो तो इसका लाइन इंटीग्रेशन किया गया है इस वाले गोले का, बस उसका जो सरफेस अंदर था उसको ऐसा समझो इलास्टिक है, खींच के कैपेसिटर से पास करा दिया। तो बेटा अब इधर वाली चीज तो सेम रही, लेकिन इधर वाले चीज में आई जीरो हो गया, क्योंकि अब कोई भी करंट इस सरफेस को पेनिट्रेट करके नहीं जा रहा है। अरे पहले अब सरफेस यहां पे था तब तो पेनिट्रेशन हो रहा था, अब जब सरफेस पीछे हो गया तो एक गैप में हो गया ना सरफेस, और इस गैप में एम्पियर के हिसाब से कोई करंट नहीं जाता है, मैक्सवेल के मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से करंट नहीं जाता है। तो बेटा यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी हो गई ना, इसका आंसर एक बार नॉन जीरो आ रहा है और इसी का आंसर दूसरे बार जीरो आ रहा है, तो भाई एम्पियर सर्किटल लॉ तो गलत है। दोनों केस में ये वाला चीज तो मैंने सेम लिया, आरएचएस तो सेम कैलकुलेट किया है, लेकिन एक केस में एलएचएस आ रहा है, सॉरी एलएचएस सेम कैलकुलेट किया है, एक केस में आरएचएस आ रहा है, एक केस में आरएचएस आ ही नहीं रहा है, समझ में आया ना। तो उन्होंने बोला कि यहां कुछ ना कुछ ऐसा मिसिंग है जो स्पेस में इसको क्रॉस कर रहा है, तो इस करंट को जो स्पेस में इसको क्रॉस कर रहा है उसका नाम इन्होंने क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये कब प्रोड्यूस होता है बेटा, जब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्पेस से पास करे। तो उसको याद रखने के लिए मैंने तरीका बताया था कि गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये Q बराबर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई। बेटा फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे बेटा एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा ये dq बाई dt ही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। याद हो जाएगा आपको। बेटा जो टाइम, देखो यहाँ पे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है कि नहीं, तो बेटा टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट। याद रहेगा ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई dt। याद करने का तरीका एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई dt। डन, जल्दी लिखो बेटा। इसका बस हमारे क्वालिटेटिव एनालिसिस है, वो मैंने आपको इसलिए बताया था ताकि आपको याद हो जाए, आपको बस याद इतना रखना था। तो बेटा करेक्शन क्या हुआ, तो अब मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ चेंज होके मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ हो गया, और बेटा म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई dt हो गया। समझ में आया ना करेक्शन। बेटा आई के साथ कुछ जोड़ दिया गया ना, ये एक्स्ट्रा टर्म, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। बेटा ये वाला करंट कौन सा करंट कहलाता है, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। बेटा ये करंट कहलाता है कंडक्शन करंट, ये करंट कहलाता है कंडक्शन करंट। बेटा ये कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब एक बात ध्यान से समझो, यहाँ पे लिख लिया, पहले लिख लिया, बाकी जो बच्चे आए हैं वो ठीक है लिख लेना, बाकी लोगों से ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बेटा इसमें एक और बात समझना है आपको, अरे क्लियर हुआ ना, थोड़ा बहुत बोर्ड में एक्सप्लेन करने को आएगा तो कर लोगे ना। बेटा इधर ध्यान दो, बेटा इस केस में, अब इस वाले केस को फिर से देखो, इस वाले केस को फिर से देखो, इस वाले केस को। तो पहले केस में इधर आई आया, जब ये वाला केस लेंगे तो यहां क्या आएगा, आई की जगह क्या आएगा, ID, आई की जगह क्या आएगा, ID। बेटा इस वाले केस में जब हमने पहला सिचुएशन लिया उसमें यहां कौन सा करंट लिया, कंडक्शन करंट, लेकिन जब इसको मैंने स्ट्रेच करके कैपेसिटर से पास किया तो एक कौन सा करंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बेटा याद रखना, जब IC होता है तो ID जीरो होता है, और जब ID होता है तो IC जीरो होता है, दोनों एक साथ नहीं होते। समझ में आया। बेटा जब स्पेस में करंट चल रहा होगा तो केवल ID होगा, जब वायर में करंट चल रहा होगा तो केवल IC होगा। और बेटा इस बात से प्रूफ होता है कि जैसे अब देखो ये प्रूफ करने का आएगा, प्रूफ दैट डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट, प्रूफ करने को आएगा।
तो बेटा यही डायग्राम बनाना है और इसको लिख देना है सरफेस 1 और इसको लिख देना है सरफेस 2। तो बेटा आप बोलना कि सरफेस 1 के लिए वी नो दैट B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC, फिर सरफेस 2 के लिए लिखना है वी ऑल्सो नो दैट B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू ID। तो बेटा दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा, तो IC इक्वल टू ID हो गया, प्रूफ हो गया। समझ में आया ना? करवाऊं क्या? लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, खुद करना प्रूफ। अरे कुछ नहीं करना, इसको 2 बार लिखना है, एक बार यहाँ IC लिख देना है, एक और बार लिख के इसको ID लिख देना है, फिर बोलना है लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। बेटा वही तो लॉजिक है कि इधर B डॉट DL जो होगा दूसरे केस में भी B डॉट DL यही होगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर ना? बेटा लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, प्रूव दैट कंडक्शन करंट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट करंट। जगह छोड़ दो, खुद करना। इसको 2 बार लिखना है, एक बार IC एक बार ID, और बोल देना LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। ठीक है, और लेकिन आपको टेक्निकलिटी याद रखना है कि जब IC रहेगा तो ID नहीं, और जब ID रहेगा तो IC नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही। समझ में आया ना? क्लियर? कर लोगे? बेटा देखो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कंडक्शन करंट की वैल्यू 3 मिली एम्पियर है। देखो बच्चे क्या क्या मूर्खता करेंगे, कंडक्शन करंट की वैल्यू 3 मिली एम्पियर है तो बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कितनी होगी? अगर ये डिस्प्लेसमेंट करंट बनाएगा तो वैल्यू कितनी होगी? 3 मिली एम्पियर। 3 मिली एम्पियर अगर ये डिस्प्लेसमेंट करंट बनाएगा, जैसे बेटा आगे जाके अगर ये डिस्प्ले, जैसे कैपेसिटर का क्वेश्चन देगा, बाकी आप टेक्निकली सही हो, जैसे दिव्या कह रहे हैं सर 0, हाँ सही बात है बेटा, जब कंडक्शन करंट रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं, और डिस्प्लेसमेंट रहेगा कंडक्ट। लेकिन बेटा अगर आपको कैपेसिटर वाला क्वेश्चन बना के दे दे और बोले यहाँ करंट 3 मिली एम्पियर है, तो बताओ यहाँ पे ID कितना होगा? 3 मिली एम्पियर होगा। समझ में आया ना? सेम ID और IC क्या होता है? सेम होता है। समझ में? बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा ना, वो कैपेसिटर वाला ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्रूफ करने को मदद मिलता है IC और ID इक्वल है। कुछ नहीं करना है, एक सीधा ड्राइंग बनाना, एक स्ट्रेच करके बनाना। सरफेस 1 सरफेस 2 लिख दो, काम हो जाएगा। अब लिखो बेटा रिलेशन बिटवीन, ये भी आपके स्कूल वाले खूब पसंद करेंगे, रिलेशन बिटवीन, इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट कॉमा म्यू नॉट एंड C। रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट कॉमा म्यू नॉट एंड C। रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट कॉमा म्यू नॉट एंड C। बेटा देख लो, फटाफट काम खत्म करते हैं। बेटा आपको बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹। इतना सबको पता है? बेटा मुझे बताइए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 4 नहीं बेटा, 4 पाई × 10⁻⁷, लेकिन वो वैल्यू म्यू नॉट की होती है। हाँ बेटा वो वैल्यू म्यू नॉट की होती है। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये कितना है? 10⁻⁻। अब बेटा इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। वी नो दैट, लिखना है वी नो दैट द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज दिस एंड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल्स टू 10⁻⁷। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो बेटा डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2, बेटा 1 और 2 को डिवाइड कर दो। 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। डिवाइड करने का मतलब होता है उल्टा करके मल्टीप्लाई करना। 4 पाई बाई म्यू नॉट आएगा, 4 पाई बाई म्यू नॉट आएगा। और बेटा इधर क्या हो जाएगा? 9 × 10⁹ अपॉन 10⁻⁻⁷। ठीक है, हो जाएगा बच्चों। 4 पाई से 4 पाई काट दो। 4 पाई से 4 पाई जब काटोगे तो 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻16। बेटा 9 × 10⁻16 को मैं लिख रहा हूं 1/एप्सिलॉन नॉट × म्यू नॉट इज इक्वल्स टू C²। बेटा C का वैल्यू कितना होता है? 3 × 10⁸। तो बेटा इसका स्क्वायर कभी करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 9 × 10⁻16 नहीं आएगा, तो वो किसके इक्वल हो गया? C² के। देख लो बच्चों 9 × 10⁻16 आएगा और वो C² के इक्वल होता है। ये सब हलवा रिलेशन है, ये सब फ्री के मार्क्स हैं। अब C की वैल्यू यहां से कितनी होगी? याद कर लो 1/√ऑफ
एप्सिलॉन नॉट एन इंटू म्यू नॉट। सी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। ठीक है, हो गया, लिख लिया बच्चों, लिख लिया। नेक्स्ट, जल्दी करो। ठीक है बेटा, देखो इधर बेटा, ईएम वेव, स्पीड ऑफ ईएम वेव इन मीडियम, स्पीड ऑफ ईएम वेव इन मीडियम। बेटा ईएम वेव की स्पीड मीडियम में क्या होगी, किसी मीडियम, बेटा पिछला वाला केस हमने लिया था वैक्यूम का, किसी मीडियम में ईएम वेव की स्पीड क्या होगी, तो बेटा v विल बी इक्वल टू, सेम लॉजिक से बेटा कोई मीडियम होता है तो म्यू नॉट की जगह आता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। बेटा मीडियम डालते हो तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर आता है ना, और एप्सिलॉन नॉट की जगह आता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो बेटा डाल दो, वहां म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ कितना होगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर। बेटा म्यू नॉट की जगह क्या आएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर, एप्सिलॉन नॉट की जगह कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। बच्चों बताओ ये क्लियर है क्या? जब कोई मीडियम होगा तो एयर का म्यू आर और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 1, इसीलिए आपका उसमें स्पीड ऑफ लाइट c के इक्वल आया था। ठीक है, ये अब बेटा थोड़ा इनका सेपरेशन कर लो। सेपरेशन कैसे, अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट को एक जगह लिख लो और दूसरी जगह लिख लो अंडर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर को। देखना सही लिखा है क्या, देखना सही लिखा है क्या? बस सेपरेट किया है बेटा, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को अलग और 1 अपॉन अंडर रूट म्यू आर और एप्सिलॉन आर को अलग किया है। तो बच्चों 1 अपॉन म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है c के। अभी तो लिखे थे ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा c अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। बेटा 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट अभी देखो पीछे c के इक्वल होता है, तो c अपॉन म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। तो बेटा आपने बचपन में या 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज इक्वल्स टू c बाई n पढ़ा, या n इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो बेटा v बराबर कितना हो जाएगा c बाई n, c बाई n होगा ना। तो बेटा कंपेयरिंग विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेटा ये किसके इक्वल हो जाएगा c बाई n। तो बताओ बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। देखो बच्चों जो आप 10th में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते थे उसका भी फॉर्मूला होता है, वो इलेक्ट्रिक, ये मीडियम के इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। बेटा इसमें क्वेश्चन बोला जा सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला डिराइव करो, तो यह क्या होता है फॉर्मूला, तो ये होता है म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। बेटा पूरा क्लियर है, कुछ नहीं कर, देखो प्रोसीजर समझो क्या किया है मैंने बस। ठीक है, एक लास्ट है, लास्ट करते करते कितना करा दिया, 3 2 ही तीसरा तो उसी का सब पार्ट था वैसे मान लो। एक लास्ट है वो भी कर लो, हालांकि मैं सोचा तो क्वेश्चन देके करवाऊं लेकिन कर ही लो, क्या पता तुम्हें। बेटा इसमें क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन है वैसे, प्रूव दैट एनर्जी कैरिड बाय the electric field is equal to the energy carried by the magnetic field. Prove that the energy carried by the electric field is equal to the energy carried by the magnetic field in EM wave. बेटा हालांकि मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताया था, प्रूफ नहीं बताया था। इज इक्वल टू द एनर्जी कैरिड बाय EM wave। देखो बेटा बता रहा हूं, इधर देखो बेटा फॉर्मूला मैंने लिखवाया था एक एनर्जी डेंसिटी का, याद करो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखवाया था बच्चों, पीछे देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर लिखवाया था ना। और बेटा एनर्जी डेंसिटी ये किसका फॉर्मूला होता था, एनर्जी का नहीं होता था फॉर्मूला, बेटा ये किसका फॉर्मूला था, एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एक यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी चल रहा है।
तो बेटा ईएम वेव वॉल्यूम में चलता है, तो उसके लिए ये हम लोग फंडा यूज करते हैं। बेटा एनर्जी कैरिड बाय मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, या एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 1/4 म्यू नॉट इंटू बी नॉट स्क्वायर, ये होता है। अब बेटा इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, फॉर्मूला याद रखना, इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो चलो करते हैं बेटा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे, देखो तरीका बता रहा हूं, स्टार्ट करेंगे इससे और इससे ये निकाल देंगे, मतलब इसी को कन्वर्ट करके वो ला देंगे, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों सेम बात है, ठीक है ना। भी आपको मैंने स्टार्ट आपको वी नो दैट द एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, और फिर आगे प्रोसीड करना है। अल्टीमेटली रिजल्ट ये प्रूफ कर देंगे विच इज ऑल्सो इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है। तो देखो बेटा मुझे क्या करना है, यहां से ई नॉट हटाना है ना बेटा, मुझे क्या करना है, ई नॉट हटाना है ना। तो ई नॉट बी नॉट और सी में एक रिलेशन जानते हो, ई नॉट बी नॉट और सी में थप्पड़ मार दूंगा मैं। ई नॉट और सी नॉट ये नहीं जानते, ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल्स टू सी, इसी से सारा न्यूमेरिकल कर रहे थे, इक्वेशन वाला याद करो। तो मुझे वहां पे ई नॉट की जगह क्या लाना है, बोलो बी नॉट। तो चलो लाते हैं इसको। तो बेटा यहां पे 1/4 कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट कितना आएगा बेटा, ई नॉट निकालो कितना आएगा, बी नॉट इंटू सी, तो बी नॉट इंटू सी का स्क्वायर, अरे आएगा कि नहीं आएगा, बी नॉट इंटू सी का, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहां कितना हो जाएगा, बी नॉट स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। बेटा हमें सी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें म्यू नॉट चाहिए। तो सी की वैल्यू अभी निकाले हो, क्या आया था, सी की वैल्यू था 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। पुट कर दो, पुट कर दो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर। बेटा सी की जगह लिख सकते हैं 1/म्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा बेटा, इट इज योर आंसर, हेंस प्रूव्ड। कितना आसान है, देख रहे हो ना, आसान है ना, बहुत आसान है, फ्री का मार्क्स है। स्टार्ट करो उससे और खत्म कर दो इस पे। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे ये सब एकदम फिक्स क्वेश्चन होता है, फिक्स क्वेश्चन मतलब यही आएगा। क्या क्या क्वेश्चन आएगा, प्रूफ करो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल होता है, प्रूफ करो एनर्जी कैरिड बाय ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी इक्वल होता है, प्रूफ करो बस। और मैक्सवेल एम्पियर लॉ कैसे इनकंसिस्टेंट था वो डायग्राम बना देना और कुछ एक्सप्लेन कर देना। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब स्पेस में पास करता है तो बेटा आपका क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है, ठीक है ना। बस बेटा ईएम वेव के जितने भी क्वेश्चन है आप कर लेंगे एमटीजी में, ये 2 पेज का एमटीजी है इसका, बस 20-25 ही क्वेश्चन है इसके अंदर, और वो उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन रिपीटेटिव है। इसी को निपटा दो पहले, जो एसी में फंसे हुए, इसी को निपटा दो। इसका क्या है ना, 2 पेज का है चैप्टर 1, 20-25 क्वेश्चन है इसमें बस एमटीजी में, ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है इसके अंदर, सब बता चुका हूं मैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है बेटा। अब लिखो, कर लिया था ना इसको, कर लिया था बच्चों, लिख लिया था, कर लोगे ना, ये आना चाहिए प्रूफ। लेकिन आपको हेडिंग डालो बेटा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स।